अब आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं। अरविंद सावंत के विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ इस वक्त महाराष्ट्र में। सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची है शाइना एनसी। नागपाड़ा थाने में मौजूद है शाइना एनसी। अरविंद सावंत ने शाइना एनसी पर विवादित बयान दिया था। अरविंद सावंत को माफी मांगनी चाहिए, यह सीधे तौर पर शाइना एनसी की तरफ से कहा गया और इस वक्त वो थाने में मौजूद है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची है शाइना एनसी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जिसमें अरविंद सावंत घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद सावंत की ओर से खुद पर दिए गए विवादित बयान पर शाइना एनसी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने अरविंद सावंत पर जमकर हमला बोला। शाइना एनसी ने कहा कि महिला के अपमान पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार चुप क्यों हैं। बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी जी हैं। मैम, आपने एक वक्तव्य सुना होगा, अरविंद सावंत सांसद हैं आपके क्षेत्र दक्षिण मुंबई के। उन्होंने अमीन पटेल के प्रचार के दौरान कहा कि हमें इंपोर्टेड माल की जरूरत नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल माल है। किस तरह से देखते हैं इस वक्तव्य को? बहुत अफसोस होता है कि एक तरफ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एक लाड़की बहन योजना से इतने सारे महिलाओं को सशक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जिन्होंने 15 अगस्त हो लाल किला पे या फिर मुद्रा बैंकिंग हो, जनधन, आवास योजना, अनगिनत स्कीम्स है जहां महिला सशक्त हुई है। अरविंद सावंत जब 2014 और 2019 में प्रचार कर रहे थे तब मैं लाड़की बहन थी और उन्होंने हमारा फायदा उठाया उनके प्रचार के लिए। आज वो बोलते हैं कि हम हैं इंपोर्टेड माल। मैं पूछना चाहती हूं, ये आइटमाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह उठता है या नहीं? और उनके बगल में वो अमीन पटेल एमएलए खड़े हैं और वो हंस रहे हैं। आप मुझे ऑब्जेक्टिफाई करने वाले हैं और माल जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं तो मैं एफआईआर दर्ज करूंगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इसका आप कानूनी किस प्रकार से जवाब देने वाली हैं? हम अभी जा रहे हैं नागपाड़ा पुलिस स्टेशन और वहां एफआईआर दर्ज होगी, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। चुनाव आयोग में भी आप इसकी शिकायत कराएंगे? बिल्कुल, चुनाव आयोग के लिए भी पत्र तैयार है और वहां भी उनके प्रति केस, क्योंकि ये फाउल लैंग्वेज ही नहीं है, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन है एंड मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। और अब इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक मुथाल हमारे साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि शाइना एनसी को हमने सुना, वो सीधे कह रही हैं कि ये महिलाओं का अपमान है और थाने में एफआईआर दर्ज कराने की भी तैयारी। बिल्कुल शिरीन, अगर देखा जाए तो शाइना एनसी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में फिलहाल एफआईआर जो दर्ज कराने का काम है वो पूरा हो चुका है। शिवसेना के कार्यकर्ते हो, शिवसेना के विधायक किरण पावस्कर हो, साथ ही महिला नेता हो शीतल मात्रे, ये भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से जोरों शोरों से घोषणाबाजी जो है वो हमें होते हुए नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एक अगर पूरा देखा जाए तो विधानसभा चुनाव फिलहाल है और विधानसभा चुनाव के इस रैली के दरमियान अरविंद सावंत की तरफ से ये वक्तव्य किया गया है। इसी मद्देनजर देखते हुए ये एफआईआर जो है तो वो तुरंत ली गई है और एफआईआर का काम जो है वो पूरा हो गया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बड़ी राजनीति जो है इस पर फिलहाल होते हुए नजर आ रही है। कहां पर शिवसेना ठाकरे गुट जो है वो बैकफुट पर भी जाते हुए नजर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो शिवसेना शिंदे गुट जो है वो बड़े आक्रामक तरीके से ये पूरा मुद्दा जो है वो आगे लाते हुए नजर आ रहा है और चुनाव के कारण भी बड़ा ये मुद्दा जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और अब क्योंकि देखिए चुनाव का बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है ये, और इस मूवमेंट पर अगर इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है यहाँ पर, शाइना एनसी जिस तरीके से कह रही है कि माफी मांगनी होगी और मामला भी उन्होंने दर्ज करा दिया, ये किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है ऐसे चुनावी माहौल में? ये इस तरह की टिप्पणी किस तरह से नुकसानदायक हो सकती है? अगर देखा जाए शिरीन तो अभी फिलहाल इलेक्शन का पूरा माहौल है और इलेक्शन के माहौल में अगर इस तरह के वक्तव्य आते हैं तो वो बड़े पैमाने पर नुकसान देते हैं। हमने फिलहाल इसके पहले भी देखा है महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उस दरमियान भी ऐसे जो वक्तव्य है वो नजर होते हुए आए और उसका नुकसान खामियाजा भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको नजर आता हुआ दिखाई पड़ा था। फिलहाल अगर देखा जाए तो मुंबा देवी में ये पूरा मामला जो है वो होते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में कहां पर शाइना एनसी को इसका फायदा जो वो होते हुए नजर आएगा।
ठीक है, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, सीधे तौर पर चुनावी माहौल है और ऐसे में ये विवादित टिप्पणी जिसका जितना विरोध किया जा रहा है वो देख भी रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, लेकिन विवादित बयान पर अरविंद सावंत ने सफाई दी है और उन्होंने ये कहा है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने स्त्री या पुरुष में भेद करके नहीं बोला था। इनके नेता हेमा मालिनी पर बोले तो परेशानी नहीं, केस तो मुझे उन पर करना चाहिए। तो अरविंद सावंत का ये सफाई अपने बयान को लेकर। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट। हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ। अब उनके जो गुलाबराव पाटिल थे, उन्होंने एक बयान दिया था, याद है? आदरणीय हमारी हेमा मालिनी जी हमारी सांसद है, उनके बारे में एक बयान दिया था। क्या हुआ? कार्रवाई हुई। तो जिनकी नींव इतनी कच्ची है वो दूसरे पे क्या इल्जाम लगाए? हमने तो कभी किसी का, मैंने तो आगे भी क्या, मेरा बयान पूरा बताना। मैंने कहा ओरिजिनल माल यहाँ है, वो कौन है? मेरा कैंडिडेट था, तो उधर भी माल शब्द प्रयोग किया ना मैंने। तो अरविंद सावंत की ये सफाई है अपने बयान पर। इस पर बात करते हैं अभिषेक आपसे। अभिषेक, क्योंकि मामला तो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अरविंद सावंत की ये सफाई काम आएगी इसमें? अगर देखा जाए तो अरविंद सावंत ये दक्षिण मुंबई से ही हमें एमपी माने जाते हैं और ये पूरा जो वाकया है वो उन्हीं के इलाके में हुआ है। तो कहा तो भी जो बैकफुट पर शिवसेना ठाकरे गुट है वो हमें जाते हुए नजर आएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एफआईआर भी नजर आ रहा है कि एफआईआर जो किया है, साथ ही शाइना एनसी अगर देखा जाए तो अंदर आई है। हम विजुअल्स के माध्यम से हम बताएंगे कि कहाँ पर एफआईआर हो रही है। अगर यह देखा जाए तो पुलिस बड़े पैमाने पर ओवरऑल ये एफआईआर किस तरह से होगा, क्या होगा, ये पूरा देख रही थी और साथ ही शाइना एनसी भी यहाँ पर ही थी जो एफआईआर दर्ज करा रही थी। फिलहाल अगर देखा जाए तो किरण पावस्कर हो या फिर शीतल मात्रे हो, ऐसे कुछ नेता लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभी फिलहाल एफआईआर हो गई है, क्या आपकी पूरी मांग है इस पर? हमारी मांग यह है कि पहले तो कानूनी तरीके से उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी प्रोविजंस इन लॉ है उसके मुताबिक उनको उसकी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। बट साथ में जो अपमान, जाहिर अपमान आज महिला जाति का अरविंद सावंत जी ने किया है और उनके जो घटक दोस्त है, जहां वहां सब नेता बैठ के कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, कोई आक्षेप नहीं ले रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो उन सब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो माल ये शब्द यूज किया है, इसके लिए उनको आके फील्ड पर आकर सब महिलाओं की अपॉलॉजी करना ये उनका कर्तव्य है। हम फिलहाल लेटर देख लेते हैं, किस तरह का ये लेटर है। एक मिनट, लाइव में ये लेटर देखिए कि यही लेटर है जो फिलहाल शीतल मात्रे हो या फिर यहाँ के जो स्थानिक कार्यकर्ता है, शिवसेना के कार्यकर्ता, उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया है और यहाँ के जो सीनियर पीआ है उनको ये कंप्लेंट दिया है। सेक्शन 354 हो, 509 हो, इस आईपीसी के तहत ये पूरा मामला दर्ज हो, इस प्रकार का ये कंप्लेंट है फिलहाल होते हुए नजर आ रहा है और एफआईआर जो है वो किया जा रहा है। और ये सब कार्यकर्ता हुई है और ये वो पत्र भी दिखाया जा रहा है जिस पत्र में मांग रखी गई है और सीधे इसका विरोध किया गया है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अरविंद सावंत की तरफ से किया गया है। देखिए, शाइना एनसी पर विवादित टिप्पणी पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है और बीजेपी ने कहा है कि महिला पर इस तरह का जो बयान है वो शर्मनाक है, महिला पर इस तरह की टिप्पणी पीड़ादायक है। तो बीजेपी ने भी अब इसका विरोध करते हुए ये बयान दिया है। जितनी निंदा की जाए, देखिए राजनीतिक कार्यकर्ता जो महिला होती है वो किसी पार्टी की हो, सम्मान तो करना चाहिए ना। ये कौन सी बात है भाई? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ठाकरे सेना के लोगों, नेताओं से ये बात आना, ये कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। उनकी मानसिकता ही यही है, उनका माइंडसेट ही ऐसा है। संजय राउत का कभी महिलाओं से बात करते हुए आपने देखा है क्या? उनका बहुत कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ है। वैसे उनके खुद आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के बारे में क्या हुआ ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम है। इसलिए ठाकरे सेना के कोई लीडर ने, कोई एमपी ने अगर इस तरीके से गंदी बात शाइना एनसी जी के बारे में किया रहेगा
तो फिर ये उनका बैकग्राउंड और कैरेक्टर दिखाता है। और पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है, उसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। तो देखिए, चुनावी माहौल में अब इस पूरे सियासी संग्राम का असर किस तरह से होगा ये भी हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, खरगे से फटकार के बाद डीके शिव कुमार के सुर बदल गए हैं। कर्नाटक का गारंटी मॉडल देश के लिए मिसाल, डीके शिव कुमार का यह बयान। बीजेपी की सरकारें भी इसे लागू कर रही हैं, हमें खुशी है हम इन्हें लागू कर पाए। शिव कुमार ने शक्ति गारंटी स्कीम के रिव्यू की बात कही थी। Of course, Karnataka guarantee model is a model for the entire country. The BJP is also adopting it, and other parties are also adopting it. We are very proud that we could implement that, we could deliver that, and the people of Karnataka and the country is happy and outstanding. और आइए इस पर बात करने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हैदराबाद से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जो डीके शिव कुमार अब कह रहे हैं ये बदले बदले से सुर, क्या माना जाए खरगे की फटकार के बाद ही है ये असर? जाहिर तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा शिरीन, बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। जो डीके शिव कुमार 2 दिनों तक शक्ति स्कीम के रिव्यू की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि स्वैच्छिक होना चाहिए, कौन फ्री में बस में ट्रैवल करना चाहता है, कौन सी महिला नहीं ट्रैवल करना चाहती है। वो सार्वजनिक रूप से कांग्रेस अध्यक्ष से फटकार खाने के बाद अब ये कहते हैं कि हमारी जो स्कीम है एक्चुअली रोल मॉडल है, और पूरे देश में इवन बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ भी इस स्कीम को लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये अब डीके शिव कुमार कह रहे हैं। हम इसके पीछे का बैकग्राउंड बताएं। महाराष्ट्र से लगा हुआ राज्य है कर्नाटक। 2 ऐसे राज्य महाराष्ट्र से लगे हुए, कर्नाटक और तेलंगाना, जहां पर इस तरीके की फ्री बस सर्विस जो महिलाओं के लिए है, वहां पर ये स्कीम कांग्रेस की सरकार ने लॉन्च की है। जाहिर तौर पे बीजेपी हमेशा से इस पर सवाल उठाती रही है, क्योंकि माना यह जाता रहा है कि स्कीम के तहत बस कॉरपोरेशंस को, जो सरकारी बस कॉरपोरेशन जो पैसा सरकार से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव है। और इसी के मद्देनजर बार बार सवाल जब उठ रहे थे, डीके शिव कुमार की इस स्कीम के रिव्यू ने एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। बीजेपी हमलावर हो गई, जानते हुए कि इसका खामियाजा महाराष्ट्र में भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। कांग्रेस अध्यक्ष ने तुरंत सार्वजनिक मंच से डीके शिव कुमार को आड़े हाथों लिया, और अब डीके शिव कुमार इस पर सफाई देते फिर रहे हैं। असर भी दिख रहा है किस तरीके से अब वो उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ठीक है आशीष, रहेगा आप हमारे साथ। तो देखिए, अब आखिर कर्नाटक में ऐसा हुआ क्या था जो सियासत में बवाल मच गया, वो भी समझ लीजिए। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शक्ति योजना की रिव्यू की बात कह डाली थी, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए और उन्होंने डीके शिव कुमार की खिंचाई कर दी। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? 5. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 5 ನೋಡಿ ನಾನು 5 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿನಿ. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿ ಇವತ್ತು. ನೀವು ಓದ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಪರ್, ನಾವು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇರ್ಲಿರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ. सुना आपने कि किस तरीके से जब डीके शिव कुमार की तरफ से कहा गया तो कैसे बीच में ही रोकने की कोशिश और अपनी बात को पूरी खड़गे ने यहाँ पर किया है। एक बार फिर से चलते हैं आशीष के पास। आशीष, देखिए, ऐसे में तो एक ये मैसेज नहीं जाएगा जनता के बीच कि पार्टी में ही अपनी ही योजनाओं को लेकर सरकार में ही और इस तरीके के मतभेद हैं, तो फिर आखिर वो किस तरह से उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे? आप भले ही कह रहे हो कि बहुत अच्छी योजनाएं हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हो, लेकिन क्या वो मैसेज पहुंच नहीं गया होगा अब तक जनता के बीच? जाहिर तौर पे यहाँ पर जो पूरे स्कीम है, शक्ति स्कीम, इसके अलावा देखिए कर्नाटक में सबसे पहले कांग्रेस सरकार की एंट्री होती है विधानसभा के चुनाव के दौरान। कर्नाटक में 5 गारंटी का वादा कांग्रेस सरकार पहली बार कांग्रेस लेकर आती है। गारंटी शब्द और 5 गारंटी का वादा चुनाव से पहले करती है और उसके बाद सरकार चुनकर आती है। 5 गारंटी में एक महत्वपूर्ण गारंटी थी महिलाओं को फ्री बस यात्रा। उसके बाद तेलंगाना में 6 गारंटी की बात कांग्रेस सरकार करती है और यहाँ पर भी सत्ता में है। महाराष्ट्र पर उनकी निगाहें हैं। दोनों राज्य कर्नाटक और तेलंगाना महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करते हैं और ऐसे में इस तरीके का जब बयान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की तरफ से आया, जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता है, जाहिर तौर पे पार्टी को मुश्किल में लेकर आता है। अगर हम बजटिंग की बात करें तो करीब 7,507 करोड़ एक साल में इस स्कीम के तहत कर्नाटक सरकार ने खर्च किया है। उनका कहना
कहना है कि उन्होंने बस कॉरपोरेशन को दिया। हालांकि बीजेपी का बार बार ये आरोप लगाती कि 3 से 4 महीनों का बकाया है और बकायों का क्लियरेंस नहीं कर पा रही है सरकार, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो जाहिर तौर पे वादा किए गए चुनाव से पहले वादों को पूर्ति करना है, लेकिन पूर्ति को करने में सरकार को मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। हर एक जगह सरकार के साथ ऐसा होता है और ऐसे में डीके शिव कुमार का बयान ने जाहिर तौर पे एक राजनीतिक वाण जो है वो बीजेपी को दे दिया है, जिसको बीजेपी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। और ऐसे में खड़गे संकट मोचक बनकर इस पूरे विवाद को शांत करने की कोशिश करते नजर आते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए, इस खबर पर हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए खड़गे का ये बयान, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से माफी की मांग की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नहीं। कांग्रेस वही वादे करती है जो पूरे हो सके। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है। कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। देखिए, खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा वही वादे करती है जो पूरे कर सकते हो। अब भी महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर हमारे मैनिफेस्टो में वही होगा जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि 15 लाख का वादा करेंगे और कह देंगे कि ये तो एक जुमला है। 2 करोड़ का वादा करेंगे और कह देंगे पकौड़ियाँ बेचना भी ये बेरोजगार है। हम महंगाई बढ़ती जाएगी और हम कहते रहेंगे कि महंगाई कम हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये कांग्रेस पार्टी है। तो देखिए, बैठे बैठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस अब इस मामले से कैसे खुद को निकालती है ये देखना होगा, क्योंकि यही तस्वीर सामने नजर आ रही है कि वादे तो कर दिए, लेकिन अब उन्हें पूरा कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छठ पूजा को लेकर सीएम आतिशी ने एक खत लिखा है। उपराज्यपाल को सीएम आतिशी ने यह पत्र लिखा है। 7 नवंबर को छठ पूजा पर छुट्टी घोषित करने की मांग की गई है। तो सीएम आतिशी की तरफ से उपराज्यपाल को ये पत्र लिखा गया है। और इसके बारे में और क्या जानकारी हमारे पास है, सीधे रुक कर लेते हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ मांग रखी गई है इस पत्र में जो उपराज्यपाल को लिखा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? जी देखिए, उपराज्यपाल ने ही आतिशी को चिट्ठी लिखी है। उसमें ये कहा गया है कि 7 तारीख को जिस तरीके से हम लोग को छठ की छुट्टी करनी चाहिए और हर बार की भी जाती है, उस तरह की छुट्टी अभी तक घोषित नहीं हुई है। उससे जुड़ी चिट्ठी भी अभी तक एलजी के पास नहीं पहुंची है। तो ऐसे में उनका एक कहना है कि जल्द से जल्द, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हैं छठ को लेकर के, और जिस दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है उस दिन एक बड़ा त्योहार होता है, बड़ा दिन माना जाता है। ऐसे में लोगों के लिए छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। उसी को लेकर ये खत लिखा गया है, जिस पर अब तक रिस्पॉन्ड आना बाकी है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे दिल्ली डबल मर्डर केस की, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 70,000 रुपए के लिए हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। मृतक ने आरोपी से 70,000 रुपए लिए थे। नाबालिग आरोपी से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ है। आरोपी पिछले 17 दिनों से हत्या की साजिश रच रहा था। वारदात के लिए उसने शूटर भी हायर किया था। शूटर के बारे में जानकारी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। तो आरोपी से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा, दिल्ली डबल मर्डर केस में ये बड़ा खुलासा। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में दीपावली की रात हुए मर्डर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और हत्याकांड की ये पूरी वारदात सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल आकाश शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ यहीं इसी जगह पर दीपावली मना रहे थे, तभी स्कूटी पर सवार 2 लोग यहां पर पहुंचे और जो स्कूटी के पीछे बैठा हुआ शख्स था उसने पहले आकाश शर्मा के पैर छुए और इतना होने के बाद
आकाश जब घर के अंदर दाखिल हुए तब उस शख्स ने आकाश के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब आकाश का भतीजा जो ऋषभ है वो बाहर मौजूद था और वो जब स्कूटी सवार के पीछे भागा तो हमलावरों ने उसके ऊपर भी गोली चला दी। इस गोली कांड में 3 लोग घायल हुए, जिसमें से आकाश शर्मा और ऋषभ जो उनके भतीजे हैं उसकी मौत हो गई, जबकि आकाश का जो बेटा है वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंची और जब छानबीन की गई तो शुरुआती छानबीन में जो नाबालिग है वो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग को आकाश शर्मा से कुछ पैसे लेने थे और करीब 17 दिन पहले ही ये प्लानिंग शुरू हो गई थी हत्याकांड की और 2-3 दिन से नाबालिग जो है वो हत्याकांड को अंजाम देने की सोच रहा था। नाबालिग ने इसके लिए बाकायदा एक शूटर भी हायर किया था और जब उसको कल मौका मिला तब वो यहाँ पर शूटर के साथ पहुँचा और हत्याकांड को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग को पकड़ लिया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो शूटर है वो नहीं पकड़ा गया है। नाबालिग से पूछताछ के बाद शूटर की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि हत्याकांड की इस गुत्थी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। कैमरामैन आशीष सक्सेना के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मनोज वर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपी से, क्या कुछ निकलकर और सामने आया है? शूटर के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए, नाबालिग आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस को शूटर के बारे में जानकारी जरूर मिल चुकी है और पुलिस की जो 5 टीमें हैं वो शूटर को पकड़ने में लगी हुई हैं और जो नाबालिग आरोपी है इसको 70,000 रुपए जो थे वो मृतक से लेने थे और लगातार जब वो मृतक को फोन कर रहा था तो मृतक ने फोन उठाना बंद कर दिया था। इस वजह से नाबालिग आरोपी नाराज हो गया था और ये इनका रिश्तेदार ही है उसको, और यही वजह है कि जब वो वहां पर पहुंचा तो पहले जो शूटर जिसको ये साथ लेकर के आया था उसने पहले आकाश के पैर छुए और उसके बाद आकाश के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इसके बाद जो आकाश का भतीजा था उसके ऊपर भी इन्होंने गोली चला दी क्योंकि वो शूटर के पीछे भागा था। तो पुलिस के सूत्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि सिर्फ आकाश को ही ये टारगेट करने आए थे, लेकिन क्योंकि भतीजा पीछे भागा, पकड़े जाने के डर से इन्होंने भतीजे पर भी गोली चला दी। तो फिलहाल नाबालिग से लगातार पूछताछ जारी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसको पेश किया गया है और उसकी पूछताछ के आधार पर अब जो है शूटर की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। इसके अलावा पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या सिर्फ नाबालिग और वो शूटर ही इस पूरे हत्याकांड में शामिल है या फिर उनके अलावा भी कोई और लोग इसमें हो सकते हैं। नाबालिग के ऊपर पहले भी इस तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले भी वो 307 यानी कि हत्या करने के गैर इरादतन हत्या के आरोप में भी पहले पकड़ा जा चुका है। तो लगातार उस पर पहले भी ऐसे कई मामले शामिल रहे हैं। तो फिलहाल उससे पूछताछ लगातार जारी है और पुलिस की यही कोशिश है कि शूटर को जल्द पकड़ा जाए। लेकिन ये जो पूरी वारदात थी वो सिर्फ 70,000 रुपए के लेन देन में हुई। जी, ये इस मामले में बड़ा खुलासा आपने बताया है। ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा। मनोज जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि महज 70,000 रुपए का ये लेन देन का मामला और उसमें डबल मर्डर कर दिया गया। तो देखिए, इस पर सियासत भी काफी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है दिल्ली में रंगदारी का रैकेट चल रहा है। क्या ये पुलिस की जानकारी के बगैर हो रहा है? एलजी, केंद्र सरकार, बीजेपी कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज होती हुई। आज दिल्ली के हालात बहुत खराब। क्या ये पुलिस की जानकारी के बिना हो रहा है? और इस पे केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आता, कोई बयान नहीं आता। इनके एलजी से पूछ लीजिए, वो तो हर चीज के एक्सपर्ट हैं, सिवाय उनका जो काम है उनको वही नहीं आता, बाकी सब चीजों के एक्सपर्ट हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बातचीत भी करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए जिस तरह के तरीके से अब इस पर सियासत भी हो रही है और ये कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी अब निशाना साधते हुए बीजेपी पर कि किसी भी तरीके की जिम्मेदारी लेने के लिए जो केंद्र सरकार है वो तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर सवाल, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और इसीलिए अब इस पर सियासत भी तेज होती हुई। तो दिल्ली में रंगदारी का रैकेट चल रहा है, लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है। इस डबल मर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी का यह निशाना। और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाएगी और पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन कराएगी सरकार। कांग्रेस ने गोवर्धन पूजा के सरकारी कार्यक्रम का हालांकि विरोध किया है। सरकार को ऐसे आयोजन कराने की जरूरत क्या है? कांग्रेस की तरफ से यह सवाल पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में पहली बार गोवर्धन पूजा का बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है और उसी को लेकर अब इस पर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे सवाल उठाया गया कि आखिर इस तरीके के कार्यक्रम की क्या जरूरत है? सरकार को इस तरह के आयोजन कराने की जरूरत नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि गोवर्धन पूजा का जो ये त्योहार है
ये सरकार पूरे प्रदेश भर में मनाने जा रही है। तो देखिए, गोवर्धन पूजा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस तो इसी कारण से रसातल में जा रही है। कांग्रेस ने कभी हिंदू संस्कृति और उसके तीज त्योहार परंपराओं का सम्मान नहीं किया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस के मन में कभी भी हिंदू संस्कृति के बारे में सम्मान रहेगा ही नहीं। और गौ माता के मामले में तो कांग्रेस अगर ये कर रही तो कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगी। इनके टाइम पे कांजी हाउस बनाए गए थे, इनके हाउस टाइम पे खिड़क बनाए गए थे जहाँ पशुओं को जेल की तरह रखा जाता था और वहां पर निरपराध गौवंश को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हमारी सरकार ने तय किया कि हर घर में गाय माता पाली जाए, इसलिए गौवंश को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी तरह से काम कर रहा है। गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है वो कोई मोहन यादव जी के कहने से नहीं मनाया जाता है। ये सदियों से पुरानी परंपरा है और हर वर्ष गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। और इस पर बात करने के लिए उज्जैन लिए चलते हैं आपको। हमारे संवाददाता विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, आखिर गोवर्धन पूजा को लेकर यह सियासी संग्राम क्यों मचा हुआ है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 13 नवंबर को चुनाव होना है। इसी स्थिति में जो गोवर्धन पूजा है उसे लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। चूंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा महापर्व दीपावली होता है और दीपावली के बाद घर घर में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे गोवर्धन पूजा होती है। चूंकि मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों ही इस गोवर्धन पूजा के मुद्दे पर जो मुखाग्र हो गई है। और आप देखिए, मैं इस वक्त उज्जैन की उसी तिलकेश्वर गौशाला में हूं जहां पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा की है। गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन मानी जाती है, लेकिन इस बार जो योग संयोग बना है तो इस गोवर्धन पूजा को कल मनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज गोवर्धन पूजा करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा और सभी बीजेपी के नेताओं द्वारा हर ग्रामीण क्षेत्र में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो गोवर्धन पूजा है इसे लेकर सियासी तकरार इसलिए भी मची हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है। ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये पुरानी परंपरा है, सरकार इसमें क्या नया कुछ कर रही है, लेकिन मोहन यादव ने भी उनका पलटवार किया। आस्था से जुड़ा हुआ विषय भी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है विक्रम कि आखिर अगर ऐसा आयोजन सरकार की तरफ से किया भी जा रहा है तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? देखिए, कांग्रेस तो अभी हर मुद्दे पे, सरकार के हर मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहती है। चूंकि चुनाव है, मतदान होना है और काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। जो विजयपुर विधानसभा सीट है वो लंबे समय से कांग्रेस के पास थी और दोनों विधानसभा सीटों पर जो किसान है वो फैसला करते हैं कि कौन विधायक बनेगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस बीजेपी के हर स्टैंड का विरोध कर रही है और बीजेपी भी चाहती है कि किसानों को आकर्षित करने के लिए गोवर्धन पूजा को लेकर सरकार आयोजन करे। सरकार ने गोवर्धन पूजा को लेकर छुट्टी भी घोषित की है और सरकार का ऐसा दावा, ऐसा मानना है चूंकि मध्य प्रदेश किसानों का गढ़ है, किसान तय करते हैं यहाँ किसकी सरकार रहे, तो किसानों के हितैषी बताने के लिए बीजेपी सरकार गोवर्धन पूजा का आयोजन कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए, इस खबर पर हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बात अब बरेली की करेंगे जहां दिवाली की रात यानी कि कल पुलिस वालों पर हमला किया गया। बरेली के प्रेम नगर इलाके में जुआ खेलने की खबर मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहां पुलिस पर ही अटैक कर दिया गया। तस्वीरें हैं आपके सामने, जब जुआ खेला जा रहा था यहाँ पर पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो देखिए पुलिस पर कितनी बुरी तरीके से अटैक किया गया है। पत्थर उठाकर मारे गए हैं, लाठी डंडों से पुलिस कर्मियों को पीटा गया। ये तस्वीरें आपके सामने। पुलिस पहुंची थी इस खबर के बाद जब उन्हें ये जानकारी लगी कि इस इलाके में जुआ खेला जा रहा है, लेकिन प्रेम नगर इलाके के लोगों ने किस तरीके से पुलिस पर लाठी डंडे पत्थर अटैक कर दिया पुलिस कर्मियों पर ही। आप तस्वीरें देखिए जरा, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जो बरेली से सामने आई। दिवाली की रात जुआ खेलते हुए युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर गई थी, लेकिन कैसे पुलिस की जान ही यहां मुश्किल में फंस गई जब कुछ पुलिस कर्मियों पर अटैक कर दिया यहां के लोगों ने।
पत्थर से हमला किया गया है, लाठी डंडों से बुरी तरह पीटते हुए साफ देखे जा सकते हैं ये लोग जो पुलिसकर्मियों पर ही टूट पड़े और किस तरीके से उन्हें बेरहमी से मारा गया है। कई पुलिस वालों को यहाँ पर गंभीर चोटें भी आई हैं। तो पुलिस का कोई खौफ यहाँ नजर नहीं आ रहा, कानून का कोई डर इन लोगों के भीतर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें। छठ पूजा को लेकर उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को यह पत्र लिखा गया। 7 नवंबर को छठ पूजा पर छुट्टी हो। एलजी की तरफ से सीएम आतिशी को यह पत्र, जिसमें छठ पूजा पर छुट्टी की मांग रखी गई है कि 7 नवंबर को छठ पूजा और इस पर छुट्टी घोषित की जानी चाहिए। ये वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एलजी की तरफ से लिखा गया है सीएम आतिशी को, और इसमें छठ पूजा का जिक्र किया गया है। 7 नवंबर को छठ का त्योहार मनाया जाना है और उस दिन छुट्टी घोषित करने की मांग रखी गई है इस लेटर के जरिए उपराज्यपाल की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की, छठ पूजा को लेकर उपराज्यपाल का ये लेटर, जिसमें 7 नवंबर छठ पूजा का दिन और उस दिन छुट्टी होनी चाहिए, इस बात को लेकर ये लेटर लिखा है एलजी ने। उपराज्यपाल विनय सक्सेना की तरफ से यह चिट्ठी मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी गई है। दिल्ली में देखिए बड़ी संख्या में छठ मनाया जाता है। जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर छठ मनाते हैं और इसी को लेकर ये मांग रखी गई है उपराज्यपाल की तरफ से कि 7 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी होनी चाहिए। और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां पर आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि एक मस्जिद है अनंतनाग में जहां पर आग लगी है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और कितनी भीषण आग लगी हुई दिखाई दे रही है। आग की लपटें, धुएं का गुबार साफ मस्जिद के भीतर से निकलता हुआ दिख रहा है। आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अभी इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मस्जिद में आग लगी है और ज्यादा जानकारी के लिए आसिफ कुरैशी का रुख करते हैं। आसिफ, कैसे लगी है आग और क्या काबू पाया जा सका है? अभी क्या अपडेट है वहां से? देखिए, आग पे काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें कहा गया है कि फायर शॉर्ट सर्किट से लगा है, ऐसी प्राथमिक जानकारी उनको मिली है, लेकिन कारणों की जांच हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये आग भड़की थी, नमाज का समय था जब ये आग भड़की थी मस्जिद में से, और क्योंकि ये काफी घना इलाका है, साथ में जो रिहायशी मकान है वो इस आग की चपेट में आ गए और आनन फानन इन कई स्ट्रक्चर्स को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। मस्जिद को काफी ज्यादा क्षति पहुंची है और 2 या 3 मकान ऐसे हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 3 मकान ऐसे हैं जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। जैसे ही आग भड़की, लोगों को इन घरों से अलग कर दिया गया और तुरंत ही फायर विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाने में कामयाब हो गए। लेकिन एक गुंजान आबादी वाले इलाके में मस्जिद में से जब ये आग भड़की तो इसके फैलने की भी काफी संभावनाएं थी और एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया गया है। हालांकि नुकसान कम से कम 3 घरों को पूरे तरीके से और 4 अन्य घरों को आंशिक तौर पे हुआ है और मस्जिद भी इस आग की वारदात में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। जी ठीक है, तो आसिफ जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि बड़ी कितनी भीषण ये आग थी, लेकिन राहत इस बात की है कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं है। अच्छा, और इसी के साथ देखिए एक और जानकारी, दिल्ली सरकार ने एलजी की बात मान ली है। 7 नवंबर को दिल्ली में छठ पर छुट्टी होगी। अब ये बड़ी जानकारी, अब से थोड़ी देर पहले ये पत्र लिखा गया था, उपराज्यपाल की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी सीएम आतिशी को और इसमें छठ पूजा पर छुट्टी की मांग रखी गई थी। तो अब उस मांग को मान लिया गया है। 7 नवंबर को दिल्ली में छठ पर छुट्टी होगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो छठ से जुड़ी हुई ये जानकारी, छठ पूजा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसकी मांग उपराज्यपाल की तरफ से रखी गई थी। बाकायदा उन्होंने ये पत्र लिखा था। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जो उपराज्यपाल ने मांग रखी उसे मान लिया गया है, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश जारी करने के साथ उन्होंने ट्वीट भी किया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 7 तारीख को जिस दिन मुख्य तौर पर डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है, छठ पूजा का मेन जो डे होता है, उस दिन पूरा अवकाश रहेगा, यानी छुट्टी रहेगी, पूरे दिन की छुट्टी रहेगी। और ये हालांकि पिछले सालों भी होता रहा है और इस बार भी आदेश जारी कर दिया। हालांकि थोड़ी देर पहले एलजी कार्यालय की तरफ से भी कहा गया था कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा संख्या में पूर्वांचली लोग यहाँ रहते हैं, तो आराम से छठ मना सकते हैं। ठीक है दीपक, आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।